नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पांडु चिकित्सीय अध्याय की, जो कि चरक चिकित्सा का 16th चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पांडु चिकित्सा का वर्णन अपन को काय के बाद मिलता है? ग्रहणी चिकित्सा के बाद अपन को पांडु चिकित्सा का चरक संहिता में वर्णन मिलता है, क्योंकि ग्रहणी रोग अगर बहुत देर तक के कंटिन्यू है तो वो पांडु रोग को भी उत्पन्न कर सकता है। तो मॉडर्न में अपन इसको एनीमिया से कंपेयर करते हैं। एनीमिया मतलब कि रेड ब्लड सेल का अमाउंट डिक्रीज हो जाना या फिर हीमोग्लोबिन का कंटेंट डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पेलनेस वगैरह ये सब सिम्टम अपन को दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताते हैं, जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। तो पांडु अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, रोगी का जो वर्ण होगा वो श्वेत पीत वर्ण का हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर पेलनेस आ जाएगी, लाइट कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, पांडु वर्ण रक्त अल्पता का सूचक है, मतलब कि डिक्रीज इन ब्लड सेल, रक्त की अल्पता। बेसिकली रक्त की अल्पता ये रेड ब्लड सेल से ही बता रहे, हीमोग्लोबिन से ही बता रहे, तो रक्त की अल्पता, अगर रक्त की अल्पता हो जाएगी तो उसको पांडु रोग हो जाएगा। यहाँ पर चरक जी ने कहा पांडु रोग का वर्णन ग्रहणी के बाद किया है, और सुश्रुत जी ने काय के बाद, हृदय रोग के बाद इसका वर्णन किया है। तो चरक जी का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रहणी के बाद किया है इनने, और सुश्रुत जी ने जो है हृदय रोग के बाद इसका वर्णन किया है। इसके बाद इसको कंपेयर कैसे किया है? पांडु का जो अर्थ इनने बताया है, केतकी के धूल के समान इसका वर्ण बताया है। केतकी जो है एक फ्लावर होता है, केतकी का जो एक पुष्प होता है उसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो श्वेत रंग का होता है। तो इसके धूल के समान, केतकी की धूल के समान इसका वर्ण बताया, वो पेल कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। ठीक है, इसके आगे सुश्रुत ने इसके क्या क्या पर्याय बताए। सुश्रुत जी जो है वो इसको क्या क्या पर्याय देते हैं, देखो, कामला, अपान की, कुंभ है, लाघरक और अलसांख्य। क्या क्या है? कामला, अपान की, कुंभ है, लाघरक और अलसांख्य। इसके बाद में पांडु रोग का निदान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडु रोग में क्या क्या निदान अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपन ने जो निदान पढ़ा था, मतलब कि जो सेकंड ईयर में जो अपन ने निदान पढ़े थे उसमें अपन ने श्लोक पढ़ा था, क्षार अम्ल लवणम। मैं आपको बुक से पढ़ के एक बार बता देता हूँ। क्षार अम्ल लवणम अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्, निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनात्, विदग्धेन दिवा स्वप्नात् व्यायाम मैथुनाश, प्रतिकर्म तु वैषम्यात् च वेगा च विधारणात्। तो काम चिंता भय क्रोधात् शोकोद्वेगादि विस्तृतात्, ये इसके यहाँ पर निदान बताए हैं। तो मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने यहाँ पर लिख दी है। वो क्या क्या है? पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन। अगर वो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा है तो उसका तो पित्त बढ़ेगा। तो देखो मैंने जो नूडल्स की पिक्चर लगा के रखी, मतलब कि अगर अपन को आज के सिनेरियो से अगर कंपेयर करना है तो उसमें बहुत सारा विनेगर, बहुत सारे एसिड्स वगैरह मिले तो अपनी एसिडिटी को बढ़ा देंगे, दैट इज़ अपने पित्त को बढ़ा देंगे। तो वहाँ पर ये विदग्ध पित्त कर देगा, यहाँ पर पित्त को बढ़ा देगा। ठीक है, इसके साथ साथ दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न और भी किसका निदान है? दिवा स्वप्न एक हलीमक का भी निदान अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन को दिवा स्वप्न देखने को मिलेगा। दिवा स्वप्न से एक टाइप से कफ का आवरण बन जाएगा, तो जो उसका मार्ग है उसको अवरोध कर देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के इसको चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद में जो है व्यायाम, यहाँ पर अति व्यायाम मतलब कि वो बताना चाहता है अगर वो बहुत ज़्यादा व्यायाम करेगा तो उसकी धातुओं का क्षय होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैथुन, वेग का धारण, भय और चिंता। तो क्या क्या बताया यहाँ पर? पित्तवर्धक विदाही आहार का सेवन, दिवा स्वप्न, व्यायाम, मैथुन, वेग का धारण, भय और चिंता। यहाँ पर मानसिक कारण भी बताया, भय और चिंता, ये पित्त को बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पर कौन कौन से दोष है और कौन कौन से दूष्य है। तो बेसिकली ये जो रोग है वो त्रिदोषज है।
ठीक है, देखो क्या लिखा है, त्रिदोष विशेषतः पित्त। तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो प्रधान दोष है यहाँ पर वो क्या है, पित्त। तो यहाँ पर पित्त की प्रधानता है। तो मैं यहाँ पर देखो निदानों में भी सब में पित्त बढ़ रहा है। इसका निदान में भी मैंने आपको श्लोक बताया था, क्षार अम्ल लवणम अति उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात्। तो क्षार अम्ल भी पित्त को बढ़ाएगा, लवण उष्ण आहार विरुद्ध आहार ये सब पित्त को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है वो क्या बताते हैं, साधक पित्त। जो पित्त है, जो पित्त की जो बात कर रहे हैं वो कौन सा पित्त है, साधक पित्त। समुदीर्ण यदा पित्तम हृदयम समविस्ततम। जो हृदय में स्थित जो पित्त है वो साधक पित्त है, और ये साधक पित्त की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हृदय में स्थित से क्या बता रहे हैं कि वो अपने पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, अपने ब्लड में फ्लो कर रहा है। हृदय को इसका स्थान बताया तो वो वहाँ से पूरे सबका संचार होता है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर दूष्य जो धातु जो दोष है वो तो बता दिया कि क्या है, त्रिदोषज पित्त प्रधान है। लेकिन जो दोष है उसने कौन कौन से दूष्य मतलब कि धातुओं को दूषित किया। दूष्य क्या क्या है यहाँ पर, त्वचा, रक्त और मांस। त्वचा, रक्त और मांस यहाँ पर दूष्य है, जो कि चरक जी ने बताए, और सुश्रुत जी ओनली रक्त को बताते हैं दूष्य। तो अपन को इसको याद करने की टेक्निक क्या है, जैसे कि मान लो चरक और सुश्रुत के बीच में डिस्कशन हो रहा है, चरक और सुश्रुत जी के बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो चरक जी सुश्रुत जी से बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ को पांडु, तुम्हारी माँ को पांडु। कौन बोल रहे हैं, चरक जी बोल रहे हैं तुम्हारी माँ को पांडु। मतलब कि ऐसे होता है ना कि किसी की मम्मी को अगर पांडु हो गया तो हो सकता है सुश्रुत जी चरक जी के पास दिखाने आए उनकी माता जी को, तो चरक जी ने बोला कि तुम्हारी माँ को पांडु हो गया। ठीक है, तो तू से क्या याद कर लेना है, त्वक। तू से त्वक याद कर लेना है। री जो है तुम्हारी, तुम्हारी, तो री से अपन को रक्त याद कर लेना है, और माँ से मांस याद कर लेना है। तो तुम्हारी माँ को पांडु। तो अगर सुश्रुत जी को पता चलेगा कि चरक जी ने बोल दिया तुम्हारी माँ को पांडु, मतलब कि सुश्रुत जी की माँ को पांडु हो गया, तो सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं, मैं रक्त दे दूंगा। ठीक है, सुश्रुत जी बोल रहे हैं मैं रक्त दे दूंगा। तो सुश्रुत जी ने रक्त बताया और चरक जी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी माँ को पांडु। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं पांडु के भेद में। तो चरक संहिता में पांडु के भेद कितने, 5 ही माने हैं। चरक ने 5 भेद माने, वो कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु 5वां भेद है। सुश्रुत जी ने 4 ही भेद माने हैं। ठीक है, सुश्रुत जी ने 4 ही भेद माने, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज। वो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है भाई कि मृत्तिका भक्षण जन्य में भी अल्टीमेटली तो दोषों का ही प्रकोप होना है। अगर वो कषाय प्रधान मिट्टी खा रहा है तो वहाँ पर उसका वात बढ़ रही है, और तो वो वातज में उनने डायरेक्टली वैसे ही इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने 4 ही माने हैं, और हरित जी 8 मानते हैं, वातज, पित्तज, कफज, मृत्तिका भक्षण जन्य, कामला, कुंभ कामला, हलिमक। इनने स्टेजेस को भी अलग अलग भेद मान लिए। तो मतलब कि ये उत्तर एक्सट्रीम कंडीशन में जाते जा रहा है। मतलब कि कामला से खतरनाक हो गया कुंभ कामला, और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो हलिमक में चेंज हो गया। इसके बाद में पांडु रोग का पूर्व रूप, मतलब कि इसके प्री सिम्टम्स क्या आते हैं, जब ये रोग होने वाला रहता है उसके पहले क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है, हृदय में स्पंदन, हृदय में स्पंदन, रूक्षता, श्वेत का अभाव और शरीर में थकावट का होना। तो हृदय में स्पंदन का मतलब क्या है, धातु क्षय हो यहाँ पर हो गई है, एक टाइप से धातु का क्षय हो गया है। तो हृदय की जो धड़कन है वो तेज तेज चलने लगी, इर्रेगुलर हार्ट बीट यहाँ पर एक टाइप से चलने लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है तो उसने धातुओं को दूषित कर दिया है। ठीक है, तो धातु शिथिल हो गई है, तो वहाँ पर ये जो धातु है उनका क्षय हो जाएगा, तो हृदय में स्पंदन होगा। क्योंकि धातुओं का क्षय हो गया, मान लो रक्त का क्षय हो गया, तो कम रक्त को अपन को पूरे बॉडी में पहुंचाना है। रक्त का क्षय हो गया ना, तो पूरे कम रक्त हो गया, तो कम रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाना है, तो वहाँ पर इर्रेगुलर हार्ट बीट आपको देखने को मिलेगी, हृदय में स्पंदन होगा। इसके साथ साथ रूक्षता,
वात वात का प्रकोप तो हर जगह होता ही है। वात वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहाँ पर रुक्षता भी अपन को देखने को मिलेगी। तो जो पूरी उनकी जो उसकी जो स्किन वगैरह वहाँ पर वो ड्राइनेस वहाँ पर उसको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि नेल्स में भी ड्राइनेस देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद में स्वेद का अभाव, पसीना न आना, ठीक है, स्वेद का अभाव भी होगा यहाँ पर। इसके साथ साथ शरीर में थकावट तो होगी ही, कि आप अगर एनीमिया के पेशेंट को देखेंगे तो वो अगर थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ वगैरह चलता है तो हाफने लग जाता है, उसको थकावट होने लगती है, बिकॉज वहाँ पर उसकी आयरन की कमी है, उसकी हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको ऑक्सीजन कैरी करने में उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है वहाँ पर, तो अपन को वहाँ पर थकावट भी देखने को मिलेगी उसके पूर्व रूप में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांडु रोग की संप्राप्ति मतलब कि ये पांडु रोग उत्पन्न कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति में क्या बताते हैं, पित्त प्रधान वात आदि शिथिलता भारीपन जो है वो धातुओं में उत्पन्न करेंगे। ठीक है, संप्राप्ति में क्या बता रहे हैं, पित्त प्रधान उसने वात आदि मतलब कि पित्त प्रधान उसने अन्न का सेवन किया तो उसने जो है वहाँ पर वात आदि जो दोष है वहाँ पर धातुओं में शिथिलता भारीपन को उत्पन्न कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के रस आदि जो रक्त आदि धातु है वहाँ पर शिथिलता और भारीपन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये बताया है। इसमें रक्त की अल्पता होगी। ठीक है, तो मेनली तो रक्त की अल्पता ही हो रही है यहाँ पर, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। मेद की अल्पता भी होगी, मेद की भी अल्पता होगी, ओज की भी हीनता होगी और इंद्रियों में शिथिलता उसको महसूस होगी, है ना। तो यहाँ पर बताया है ये। श्लोक में क्या बोलते हैं, पांडु रोग की संप्राप्ति में सो अल्प रक्त अल्प मेदको निसारः शिथिलो इंद्रिय। तो वहाँ पर जो शिथिलता हो रही है, और निसार किसको बोला है, ओज की हीनता को निसार। साथ साथ में यहाँ पर वैवर्ण्य भजते, वहाँ पर उसके जो त्वचा है उसका वैवर्णता भी वहाँ पर मतलब कि डिस्कलरेशन जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर पेलनेस मिलेगी अपन को। इसके बाद में पांडु रोग का लक्षण, यहाँ पर अपन को क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। त्वचा का वर्ण श्वेत पीत हो जाएगा। ठीक है, पेलनेस तो अपन को यहाँ पर मिल रही है, श्वेत पीत रंग यहाँ पर हो ही रहा है। इसके साथ साथ रक्त की अल्पता अपन को देखने को मिलेगी, रक्त की अल्पता, रक्त क्षय अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर रक्त क्षय के कारण ही तो वहाँ पर वो हृदय में वो हार्ट बीट का हृदय में स्पंदन हो रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ निसारतः मतलब कि ओज की कमी हो जाएगी, यहाँ पर ओज की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ शिथिल इंद्रियों में शिथिलता और दुर्बलता का एहसास होगा उसको। इसके बाद में कर्ण श्वेड क्या होता है, जो इल्यूजन टाइप की जो सिचुएशन होती है, मतलब कि उसको कान में बांसुरी बजने जैसी आवाज़ उसको सुनाई देगी। उसको हालांकि उस मतलब कि रियल में वो बज नहीं रही, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई देगी उसके कानों में। वो सर्व कर्णश्वेडी हलातनः। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड आता है इसके लिए कर्णश्वेडी यहाँ पर वर्ड आता है। और ऐसा ही लक्षण अपन को ग्रहणी के पूर्व रूप में भी देखने को मिलता है। तो कर्णश्वेडी कहाँ अपन को देखने मिलेगा, पांडु रोग के लक्षण में देखने को मिलेगा और ग्रहणी के पूर्व रूप में देखने को मिलेगा। अक्षिकूट शोथ मतलब कि आई ऑर्बिट के नीचे वहाँ पर शोथ, दैट इज ओडिमा तो नहीं बोल सकते, डार्कनेस ऐसी देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, तो कर्ण अक्षि शोथ अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलता है, कफज शिरो रोग में भी ऐसा ही लक्षण मिलता है। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कर्ण अक्षि शोथ, और कफज शिरो रोग में भी देखने को मिलेगा। शिशिर द्वेषी, कोपना शिशिर द्वेषी निंद्रालु स्टीवनो अल्पवाक्यम। तो ये जो पेशेंट रहेगा वो क्या करेगा, निंद्रा लेगा, बहुत ज़्यादा निंद्रा लेगा। ठीक है, शिशिर से द्वेष करेगा,
स्टीवनम बार बार थूकेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ उसको वो कम बातचीत करेगा। अम्ल शीत प्रियत्वम रक्तक्षय सा लक्षण, तो यहाँ पर रक्तक्षय अपन को देखने को मिल रहा है, तो वो अम्ल और शिशिर जो शीत चीज़ें है उसको उसकी प्रियता रखेगा, मतलब कि उसको ये चीज़ें अच्छी लगेगी, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन काय के प्रेजेंस में होता है, विटामिन सी के, तो विटामिन सी तो अम्ल का वो पसंद करेगा अम्ल चीज़ें खाना, ठीक है, और शीत मतलब ठंडी चीज़ें खाना भी पसंद करेगा, ठीक है। इसके बाद में मुख माधुर्य अपन को लक्षण कहाँ का देखने को मिलता है? मुख माधुर्य अपन को लक्षण कफज ज्वर, कफज आरोचक, कफज पांडु में अपन को देखने को मिलेगा। तो मुख माधुर्य, कफज ज्वर, कफज आरोचक और कफज पांडु में देखने को मिलेगा। इसके बाद में मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु, तो जो मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु है वो कैसे होता है, मतलब कि इसमें भी बेसिकली दोषों का ही प्रकोप होगा, लेकिन यहाँ पर मिट्टी खाने से यहाँ पर पांडु रोग की उत्पत्ति हो रही है। तो देखो, अगर वो कषाय रस प्रधान मिट्टी खा रहा है तो वहाँ पर मारुत का प्रकोप हो रहा है, ऊषर रस प्रधान मिट्टी खा रहा है तो पित्त का प्रकोप हो रहा है, और मधुर रस प्रधान जो मिट्टी खा रहा है तो वहाँ पर कफ का प्रकोप आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखो, मैं आपको एक बार बुक से भी पढ़ के बताता हूँ। जिस व्यक्ति को मिट्टी खाने का स्वभाव पड़ जाता है उसके शरीर में वातादि दोष में कोई एक दोष कुपित हो जाता है। जैसे कशेली मिट्टी खाने से वहाँ पर वात, ऊषर मिट्टी खाने से पित्त और मधुर मिट्टी खाने से कफ का प्रकोप हो जाता है। और मिट्टी में रहने वाले ये सभी विभिन्न रस रूक्षता के कारण रसादि धातुओं और शरीर में विभिन्न अंगों को रूक्ष कर देते हैं। तो मिट्टी में जो क्या है वो क्या है, विभिन्न रस है, वहाँ पर मिट्टी में रूक्षता है, तो वो क्या अपने शरीर में आकर जो अपनी धातु है उसमें भी रूक्षता उत्पन्न कर दी। अपन ने पढ़ा है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारण, तो जो मिट्टी की रूक्षता है वो काय में आ जाएगी, अपने शरीर की जो धातु है उसमें आ जाएगी। इसके बाद में क्या लिखा है, मिट्टी का परिपाक अग्नि द्वारा नहीं हो पाता है। मिट्टी अपनी जो अग्नि है वो मिट्टी का परिपाक नहीं कर पाती, इसलिए जो है वो रस आदि जो धातु को वहन करने वाले जो स्रोतस है जो अपने रस आदि को जो वहन कर रहा है उसका पाक नहीं हो पाया, तो वो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगी। अगर उसने स्रोतसों में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, वो स्रोतसों के मार्ग मतलब कि रस आदि धातुओं के मार्ग को अगर उसने रोक लिया तो वो क्या धातुओं के पोषण को उचित प्रकार से नहीं होने देगी। अगर उसने मार्ग को ही रोक लिया तो वहाँ पर धातुओं का पोषण नहीं हो पाएगा, धातुओं में शिथिलता, भारीपन, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है बल, वर्ण, अग्नि को भी यहाँ पर अग्नि की यहाँ पर नष्ट होगी। तो देखो, पांडु रोग करोशेयशु बल वर्ण अग्नि नाशनम, बल वर्ण और अग्नि का नाश यहाँ पर देखने को अपन को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु में क्या क्या लक्षण आएंगे, अक्षिकूट में शोथ, गंड स्थल और भूप्रदेश में शोथ, पैर, नाभि, मूत्र इंद्री में शोथ हो जाता है और उदर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कृमि कोष्ठ तिसार्ये मलासार साज असरक कफान्वितम, मतलब कि जो मल जो त्याग करेगा उसके साथ साथ कृमि आएंगे और कफ मिश्रित रक्त का भी त्याग करेगा वो मल के साथ साथ। तो ये कृमि रोग का नहीं, ये मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु का लक्षण है। इसके बाद अपन आगे चलते, असाध्य लक्षण क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगर जो पांडु रोग हो गया है वो पुराना हो गया और शोथ युग हो गया, यहाँ पर ओडिमा आ गया है, वो जो पांडु है वो असाध्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पांडु का चिकित्सा सूत्र और पांडु की चिकित्सा योग। धन्यवाद।